हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज ग्रुप डी का जो साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो हमारा शुरू किया हुआ है 99 सेट का, उसका आज हमारा 22वां वीडियो है। तो बाकी 21 वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो यह जो सवाल जो है ये किस दिन का है वो हम लोग जरा देख लें। तो ये सवाल जो आपका है, ये आपका सवाल है 29 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का लेवल 1 का प्रश्न। तो अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोज आपके लिए ऐसे बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का आज का पहला सवाल विथ एक्सप्लेनेशन एंड दीज आर रियल क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम में लाभ हो सके। तो जो हमारा पहला सवाल है, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दो कुंडलियां ए और बी इस प्रकार हैं कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी में संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इन्हें एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद, जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उसके अंतराल के बाद। पहले सवाल को हम लोग फ्रेमिंग करते हैं कि इस सवाल में आखिर कहा क्या गया है। तो चलिए इस सवाल के लिए हम लोग फोटो बनाते हैं। तो यहाँ 2 आपका क्वाइल है, इस प्रकार से मान के चलिए आपका क्वाइल है, और एक क्वाइल ए जो जुड़ा हुआ है, क्वाइल ए आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये आपका ए। और जो आपका दूसरा क्वाइल जो है आपका इस प्रकार से, वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वाला आपके पास सुई है। तो इस प्रकार से क्वाइल तो आपका बन गया। अब एक दूसरे के करीब है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका कब होगा? इसमें आपका जो स्विच होगा, तो स्विच के बंद होने के 2 मिनट बाद, ये सवाल पूछा है, और जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उसके अंतराल के बाद। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो जो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसमें हम लोग देखते हैं, इसका सही जवाब है केवल बी, अर्थात जिस समय कुंजी निकाली जाएगी, जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस अंतराल के दौरान। अर्थात यहाँ जो स्विच है आपका, यहाँ आपका एक स्विच होता है, तो यहाँ का स्विच जब ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, और उसके बाद जब स्विच को हम लोग ऑफ करेंगे तो ऑन और ऑफ के जो अंतराल के दौरान होगा, वह उस दौरान यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से यहाँ जो सुई जो है ये आपका डिफ्लेक्शन उत्पन्न करेगा। यही आपसे सवाल पूछा गया है। हालांकि ये सवाल काफी डीप में आपका गया है, और सवाल एक तरह से देखा जाए तो पेचीदा क्वेश्चन भी है, जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कहाँ तक देखी गई थी? तो न्यूलैंड का अष्टक में तत्वों का आवर्त कहाँ तक सेट किया? कैल्शियम, क्रोमियम, कार्बन या कोबाल्ट? तो इसका सही जवाब आपके सामने है। सही जवाब है कैल्शियम। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक काम करता है, उसके आगे इसका कोई यूज नहीं है, मतलब काम नहीं किया। अगला सवाल कहता है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स जो है, यानी फोकस आपका क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या 15 है, वक्रता त्रिज्या 15, और आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण यानी ये वाला दर्पण है, अंदर के साइड पेंटेड है। अगर समांतर किरण आपका आता है इस प्रकार से, तो वो जाएगा ऐसे, जाएगा तो इधर आपका मुड़ेगा, तो इधर आपका क्या होता है? प्लस होता है। तो इस प्रकार प्लस तो होगा, और त्रिज्या का आधा होता है फोकस, यानी प्लस आधा में हो जाएगा 7.5। देखते हैं 7.5 है भी कि नहीं, वो भी प्लस में। तो क्या है इसका सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब आपका है 7.5 सेंटीमीटर प्लस में। कभी भी आपको एक चीज याद रखना है, जो वक्रता त्रिज्या जो होता है आर, ये आपका एफ का दुगुना, और जो फोकस दूरी जो होता है वो आपका आर का आधा होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी आपका क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस, और जो अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी आपका माइनस। लेकिन ये आप भूल जाएंगे, उत्तल अवतल आपका कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसे याद रखना है कि जो आपका अवतल दर्पण है वो आपका इस प्रकार का दर्पण है। जब समांतर किरणें आएंगी तो आने के बाद आपका इधर ही मुड़ता है, इधर ही मुड़ने के बाद यानी फोकस आपका इधर ही करेगा। तो अब देखिए 0 के इधर क्या है? तो 0 के इधर माइनस है, इसका मतलब अवतल का क्या होगा? माइनस। और जब अवतल का माइनस तो उत्तल का क्या होगा? प्लस। ऐसे आपको, ताकि आप हमेशा आपको याद रहे। अगला प्रश्न सवाल है आपके लिए कि निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? अब इनमें से देखना है कि हाइड्रोजन से कौन कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ आपके पास 4 सेट ऑफ आंसर्स दिए हुए हैं। तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी जो आपका 10वां क्लास का एनसीईआरटी बुक में है वो आपको पता होना चाहिए।
उसमें से हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बीच में है, और सबसे नीचे में आपका क्या क्या होता है, तो सबसे नीचे में आपका सोना, चांदी, तांबा, ये सब होता है। तो मिसाल के तौर पर आप एक बात गौर कीजिए कि ये आपका Ag है, मतलब चांदी, ये तो आपका नीचे होगा, हाइड्रोजन से कम पावरफुल है, इसका मतलब हाइड्रोजन से अधिक Ag तो नहीं होगा। तो जहां भी Ag है वो ऑप्शन आप काट दीजिए, ये आपका Ag है, वो ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। तो अगर आपको पता ना हो तो की बात। अच्छा, सोना भी आपका बहुत नीचे है, तो जहां भी आपका सोना है वो ऑप्शन भी आप काट सकते हैं, लेकिन सोडियम वाला ऑप्शन आप नहीं काट सकते, ये आपके लिए है। और उसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें नीचे हैं, जैसे आपका पारा नीचे हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि इसमें सही में आखिर क्या है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ देखिए क्या क्या है। हाइड्रोजन से ऊपर आपका मैग्नीशियम है, जिंक है, Sn है, Pb है, और Fe है, और Na है। तो हम लोग सही थे, पारा वाला ऑप्शन भी आपका कट जाता। तो देखिए Au वाला ऑप्शन आपका कटा, Ag वाला ऑप्शन आपका कटा, पारा वाला ऑप्शन आपका कटा। तो कटने के बाद आपका ये आप सही में आप पहुंच गए, सही जवाब करता। अगला प्रश्न, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना किसका उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण जब नहीं होता है तो किसका उत्सर्जन होता है, ये आपको जवाब देना है। तो सही जवाब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह विनिमय गतिविधि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही मुख्य चीज होता है पौधों के लिए। तो पौधे जो है वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। यह ऑक्सीजन हमारा प्राणवायु है। लेकिन रात में चूंकि पौधे के पास प्रकाश नहीं होता, तो पौधे क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, और उस श्वसन में ऊर्जा उत्पादन करते हैं, और ऊर्जा उत्पादन जो अपने जीने के लिए करते हैं उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, अच्छा ये सवाल गलती से यहाँ ऐड हो गया है, इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं है, ये उस दौरान का करंट अफेयर का सवाल है, इसलिए इस सवाल को हम लोग स्किप करने वाले हैं। सवाल है 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करना है। तो प्रवाहित धारा क्या होगा, तो देखिए आपका वाट यानी पावर आपका क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 200 वाट, और उसके बाद जो भी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। इससे I बराबर क्या हो जाएगा, तो P बटे V हो जाएगा। इसका मतलब 200 बटे क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो चलिए इसे आप काटेंगे, काटने के बाद वही आपका जो भी आंसर आ जाएगा। तो 2 गरहिए 22 और 2 दहाइए 20, तो 11 से आप 10 को भाग लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.9, यानी चूंकि पॉइंट लगाएंगे तो आपका 100 होगा, 11×9 = 99। उसके बाद आपका जो भी 0.9 के बाद कुछ तो आपका ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि कोई लोचा तो नहीं है। तो बिल्कुल लोचा नहीं है, आपका 0.9 वाला आंसर आपका सही है। कैसे, आप देख सकते हैं, P बराबर VI पावर का एक सूत्र है। अगला प्रश्न, किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है, रसोई अपशिष्ट, ई कचरा, चिकित्सा अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्ट। कंपोस्टिंग के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, ये आपको बताना है, यानी खाद बनाने के लिए। तो सही जवाब है रसोई का अपशिष्ट। रसोई से निकले हुए अपशिष्ट अधिकतर जैव निम्नीकरणीय होते हैं, और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। तो इसका सही जवाब क्या है, तो सही जवाब आपका क्या है, इंसुलिन। इसे हम लोग समझते हैं। देखिए जो आपका ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, और ग्लूकोज एक मीठी चीज है, आपको पता है। अब रक्त का जो मिठास है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, तो इंसुलिन का है। और अगर इंसुलिन कंट्रोल करना कम कर दे या बंद कर दे तो रक्त ज़्यादा मीठा हो जाता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे ऑक्सीजन की वहन क्षमता प्रभावित होती है, यानी शरीर ऊर्जा कम अनुभव करता है, उसको ऊर्जा नहीं मिलता। इसे ही हम लोग शुगर या मधुमेह की बीमारी कहते हैं, या इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, दहावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। 1 सही, 2 गलत, दोनों सही, 2 सही, 1 गलत, दोनों सही। क्या होगा इसका सही जवाब, सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है दोनों सही। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, यह बात सही बात है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है, यह भी सही बात है। अगला प्रश्न, ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या है, 0.2 ओम है।
समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 4 है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो न्यूमेरिकल वाले सवाल का इसका सही जवाब 0.1 है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1 तो है लेकिन कैसे। तो देखिए, जो हमारा सूत्र R का होता है, R बराबर आपका हो जाता है ρl बाई ए। अब ρl बाई ए यहाँ आपका L, चलिए बड़ा अक्षर से ही लिखते हैं ताकि हमें आराम हो। अब यहाँ जो रो का मान हम लोग इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो RA बटे L आपका हो जाएगा रो का मान। तो R का मान कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, A का मान A है, यहाँ L का मान L है, ये हुआ आपका रो का मान। अब आप गौर कीजिएगा, फिर से जो नया तार जो हमारा होगा उसका जो प्रतिरोध कितना होगा यानी R डैश वो निकालना है। तो उसका भी सूत्र हो जाएगा ρl बाई ए। लेकिन यहाँ रो का मान तो वही हो जाएगा कितना, 0.2A बटे L। लेकिन आपका L यहाँ कितना है, इस बार L है 2L और A है आपका 4A। बस इसे ही आपको हल करना है। L L कट गए, A आपके चले गए, 2 दूनी आपका हो गया 4। अब 0.2 और नीचे है आपका 2। अब 0.2 का पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 20 हो जाता है। तो 2 1 2, 2 दहा ये 20, यानी 1/10 इसे हम लिख सकते हैं 0.1। तो यही हुआ आपका सही जवाब, 0.1 ओम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, शुतुरमुर्ग के अंडे का माप क्या होता है, 170 मिलीमीटर बाई 130 मिलीमीटर, 170 मीटर बाई 130 मीटर, 170 सेंटीमीटर बाई 130 सेंटीमीटर, 170 माइक्रोमीटर बाई 130 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ डाटा तो सब में सेम है, बस आपको अंदाज लगाना है कि कितना बड़ा हो सकता है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है मिलीमीटर में, यानी 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं नॉर्मल, मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर बदल दीजिए, 17 सेंटीमीटर गुनी 13 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। तो इकाई आयतन के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, तो किसका प्रतिरोधकता सबसे अधिक है, एल्युमिनियम, मरकरी, कांच या मैंगनीज। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन, चारों दिए हुए हैं, बस आपको पता लगाना है कि सही जवाब कौन है। तो सही जवाब जो इसका आपका है वो है मैंगनीज। मैंगनीज का प्रतिरोधकता कांच बोलता है, मैंगनीज नहीं, कांच का प्रतिरोधकता जो है वो सबसे अधिक है। तो कांच तो एक तरह से देखा जाए तो कुचालक है, तो कुचालकों की प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है, यह आपको याद रखना है। अगर प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम की अगर बात किया जाए तो सबसे कम प्रतिरोधकता जो होता है वो आपका होता है सुचालक का, और उसके बाद जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आपका अर्धचालक का, और अर्धचालक के बाद किसका होता है, तो वो होता है आपका कुचालक का। ये हुआ प्रतिरोधकता का क्रम। अगला प्रश्न, एक बेंजीन में, ये सवाल बड़ी खास है, एक बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और कुल बॉन्ड की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो आपके पास देखिए दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन में आप बगैर कुछ जाने भी इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे वो पता है, देखिए पाई और सिग्मा को जोड़ेंगे तो कुल आएगा, यानी पहला और दूसरा को जोड़ने से आपका कुल आना चाहिए। तो 12 3 15, 6 6 18 बोलता है, नहीं होगा, 6 6 12 ये आपका हो सकता है, 6 3 15 ये नहीं होगा। तो ये दोनों में अगर आप ए बी खेलते तो आपका 50% चांस होता है, लेकिन इसमें तो 50% ही चांस है। हम लोग एग्जैक्ट समझते हैं कि इसका सही जवाब आखिर में क्या होगा, और पाई और सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए जब ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो वो मिल के बॉन्ड बनाते हैं, और वो जब इस प्रकार से ऑर्बिटल इस प्रकार से ओवरलैप करते हैं और एक ओवरलैपिंग इस प्रकार से होता है, ये हुआ साइड वाइज, ये साइड वाइज जो ओवरलैपिंग है इससे बनता है पाई बॉन्ड। नॉर्मल ओवरलैपिंग है, इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसमें आपको एक बात और याद रखना है कि जब होगा सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक होता है सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है सिग्मा और 2 क्या होता है, पाई। बस आपको यही कहानी आपको याद रखना है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। तो इसी तरीके से अभी देखिएगा हम लोग बेंजीन का टोटल हम लोग निकालेंगे कि कितना बॉन्ड कितना नहीं, क्या सीन है क्या नहीं, वो हम लोग निकालेंगे। जवाब इसका तो ए है, लेकिन अब देखते हैं कैसे। पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखिए, ये हुआ बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो अल्टरनेट सिंगल डबल मतलब एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हाइड्रोजन आपके कितने कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन सभी जगह आपके 2 2 होते हैं।
तो यहाँ हाइड्रोजन हम लोग लिख देते हैं कितना कितना, तो 2 2। उसके बाद हम लोग बॉन्ड गिनेंगे। अब देखिए कितना बॉन्ड टोटल है, तो यहाँ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, हाइड्रोजन वाला 12 और सिंगल बॉन्ड यहाँ और कितना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका केवल बेंजीन के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कितना हो गया है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका 12 हो गया है। यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो 12 है। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हमसे हुआ है, एक मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन हम लोग 2 2 डाल दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तुरंत माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, तुरंत हम लोग बस फट से हम लोग इसको ये करते हैं तुरंत में। तो यहाँ कार्बन आपका कितना है, कार्बन आपका 6 है। और उसके बाद हाइड्रोजन सबके साथ कितना कितना अटैच होगा, तो हाइड्रोजन आपका 1 1 अटैच होगा, प्रत्येक के साथ 1 1 हाइड्रोजन आपका अटैच होगा, वो भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हम लोग रख लेते हैं, तो ये हुआ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन आपका कितना कितना होगा, हाइड्रोजन आपका सब जगह आपका 1 1 जुड़ेगा, 1 1 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब आप टोटल बॉन्ड गिनिए, टोटल बॉन्ड आप गिनिएगा तो हाइड्रोजन के साथ 1 1 और कार्बन के साथ 1 1, आपका कितना हो गया 6 दूनी 12। और जो डबल बॉन्ड आपका कई जगह है, तो 3 जगह है, तो इसका मतलब आपका 3 ठो हो गया पाई, तो 3 आपका क्या हो गया पाई, और 12 आपका क्या हो गया, तो 12 हो गया सिग्मा। अगर टोटल आप गिनेंगे तो टोटल कितना हो गया 15, तो इस बार आपका ये जवाब हुआ। थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हुआ क्योंकि हम लोग शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग, इसमें क्या है बस आपको कुछ नहीं, यहाँ आपका एक सिग्मा है और एक आपका क्या है, तो एक आपका पाई है, और यहाँ केवल क्या है सिग्मा है, यहाँ क्या है सिग्मा है, यहाँ क्या है सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है। बॉन्ड के 2 प्रकार होते हैं, सिग्मा और पाई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 3 4 या 8। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब आपका दिया हुआ है 6। अब देखते हैं कैसे। N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और 5। अब N2 में क्या है, ये आपका N है और ये भी आपका N है। अब देखिए यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 3 और 2 2 3 2 5 5 हो गया। अब देखिए यहाँ आप ऐसे इसको 8 पुराएंगे और यहाँ आप ऐसे इसको 8 पुराएंगे। अब साझा इलेक्ट्रॉन यानी शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 और ये 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, इसीलिए इसका जवाब आपका 6 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। FeCuSO4 FeSO4 Cu, PbCuCl2 PbCl2 Cu, ZnCuSO4 ZnSO4 Cu, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। अब बात यह है कि द्वितीय विस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट किसमें है। देखिए ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, डबल का कहानी हो ही नहीं सकता है। दोनों डबल है वही डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं जवाब वही है कि कुछ और है। बिल्कुल वही, डबल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब यौगिक रहेगा, केवल एक तत्व से डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये तीनों की तीनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है, और ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। अगला सवाल, उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है, तो मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण है, इस प्रकार है, उत्तल दर्पण उठा हुआ है। अब उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आपको पता है कि प्लस में होता है, तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस में, तो r बराबर क्या है, तो +10 है। तो इसका फोकस जो हो जाएगा इसका आधा होगा, 5 हो जाएगा, और क्या। हम लोग देखते हैं क्या है सही जवाब, तो सही जवाब बिल्कुल है 5 सेंटीमीटर। जब इसका वक्रता त्रिज्या r आपका 10 है तो फोकस क्या होगा, 5 होगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। अगला प्रश्न, सवाल है, श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो क्या है सवाल, फिर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। जब अभिक्रिया बने होगा तो कैल्शियम सल्फेट तो पक्का बनेगा, ये दोनों मिला के, और ये बनेगा इधर से आपका H2O, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आपका कैल्शियम सल्फेट तो होना ही चाहिए। देखते हैं क्या है सही जवाब, बिल्कुल कैल्शियम सल्फेट इसका उदाहरण मतलब सही आंसर है। अगला प्रश्न, सवाल है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के क्रम में K, L और M का सही क्रम क्या है। आपको सही क्रम दर्शाना है। देखिए इसका कहानी पहले सुनिए। कहानी यह है कि जो आपका होता है नाभिक, ये हुआ नाभिक, और नाभिक के बाद होता है आपका पहला कक्षा किसी भी परमाणु, और उसके बाद आपका क्या होता है दूसरा कक्षा,
और उसके बाद हमारा होता है कौन सा, तो तीसरा कक्षा, और तीसरे कक्षा के बाद होती है हमारी कौन सी कक्षा, तो चौथी कक्षा। कक्षाओं की नाम के अगर बात करें तो पहला कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो के, दूसरा को एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। ये जो के जो होता है ये पहला कक्षा है, ये एल आपका दूसरा है, एम आपका तीसरा है, एन आपका क्या है, चौथा है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, एम में 18 हो सकते हैं, और एन में कितना हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। ये तो बढ़ता क्रम है, हालांकि होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से आपको ये बताया गया। अब देखिए कि जो क्रम है आपका के, एल, एम और फिर एन। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका के में कम होती है, तो के तरफ आपका मुंह नहीं होगा, के तरफ पीठ होगा, तो के के बाद एल होगा फिर एम होगा, तो के एल एम आपका ये जवाब होना चाहिए। देखते हैं कि वाकई में यही है या कुछ और यहाँ चल रहा है। तो सही जवाब बिल्कुल वही है जैसा कि हमने बताया। अगला प्रश्न, सवाल है कि श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला घटक कौन सा है, हरा, बैंगनी, पीला या लाल। देखिए जब भी प्रिज्म होता है हमारा, उससे प्रकाश की किरणें जब 7 रंगों में बढ़ती है तो उसका क्रम है VI, BG, YOR। तो सबसे कम कौन झुकता है, तो वो है हमारा रेड अर्थात लाल होना चाहिए। तो सही जवाब बिल्कुल क्या है, तो सही जवाब लाल है। अगला प्रश्न, यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो उसके लिए कौन सा सहायक नहीं होगा। स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना या रखने का प्रयास करना, ये तो सहायक है। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, घर में तनावमुक्त वातावरण, धूम्रपान और शराब का सेवन, ये तो सही बिल्कुल नहीं है धूम्रपान वाली बात, इसीलिए जवाब तो वही होना चाहिए। धूम्रपान करने से गर्भ धारण की क्षमता घटती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर सबसे ज्यादा होगा। यानी यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से सवाल है। जब क्षण चुंबक 2 मीटर पर सेकंड की चाल से स्थिर कुंडली की ओर गतिमान हो। इसमें क्या कहानी है, इसको बात को पहले समझिए। मान के चलिए आपका एक कॉइल है ऐसे, और यहाँ जोड़ा हुआ है क्या, तो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक चुंबक है S और N, इसे गति कराया जा रहा है। तो जब इसकी ओर गति कराया जाए 2 मीटर की चाल से, जब 2 मीटर की चाल से स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, यहाँ स्थिर कुंडली की ओर गतिमान, और एक बार जब कुंडली जब क्षण की ओर गतिमान, और जब कुंडली और क्षण चुंबक दोनों समान दिशा में यानी दोनों इधरे जाएगा, और एक कुंडली और क्षण चुंबक दोनों असमान दिशा में यानी एक इधर जाएगा तो एक इधर आएगा असमान दिशा में गतिमान होने पर, तो कब सबसे ज्यादा विभवांतर होगा। तो देखिए जब दोनों के बीच सापेक्षिक गति ज्यादा होगी, और सापेक्षिक गति में चाल जुड़ना चाहिए, और चाल विपरीत दिशा में गति होने से जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका सही जवाब डी है, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा में गति हो रही है। विपरीत दिशा में गति होने पर क्या होगा ये आपको बताएं कि मान के चलिए कि ये आपका चुंबक है S और N, ये आपका कॉइल है। अब उसके बाद ये तो गैल्वेनोमीटर आपका हो गया, तो ये भी गति करेगा, ये भी गति करेगा। अगर ये 2 से तो टोटल गति कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोनों अगर एक ही दिशा में जाएगा तो एक ही दिशा में जाने पर ये दो तो गति कितना हो जाएगा, 0। और सापेक्षिक गति अधिक होने पर प्रेरित विभवांतर की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रवासी पक्षी दूसरे देशों की यात्रा किस कारण करते हैं। अपने निवास स्थान बदलने के लिए, अंडे देने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, उनका व्यायाम हो जाता है इसलिए। तो सही जवाब क्या है कि वे अंडे देने के लिए दूसरे देशों की यात्रा मौसम के अनुसार करते हैं। अगला प्रश्न, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना लंबा होगा। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है प्रतिबिंब कितना लंबा होगा नहीं होगा, तो इसे हम लोग का न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग को बनाना पड़ेगा, बगैर बनाए कोई उपाय नहीं है। सही जवाब आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि कैसे, तो चलिए बनाते हैं। तो इस सवाल में जो आपका दिया हुआ है उसमें जो फोकस दूरी अवतल लेंस का है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी आपका माइनस में होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। जो वस्तु दूरी है वो आपका कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो वो वस्तु दूरी तो हमेशा होता है माइनस में, तो आपका 24। लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर होता है 1/f। तो 1/v निकालने के लिए 1/f और 1/u को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1/f आपका कितना है, 16, ये भी माइनस में, और ये 24 आपका ये भी माइनस में, यानी दोनों u भी दोनों माइनस में है, दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं।
अब देखिए हम लोग लेंगे लौसा इसका, तो लौसा हो जाएगा कितना 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। तो भी का मान कितना निकल जाएगा, तो भी का मान 48/5 आपका आ जाएगा, ये रहा। अब देखिए जो आपका एम होता है, एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर v/u होता है। तो भी का मान कितना है, तो 48/5 है। u का मान कितना है, तो u का मान आपका 24 है, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस आपका कट गया, 24 दूनी आपका 48 यानी 2/5 आपका m बराबर हुआ। m बराबर 2/5 का मतलब ये हुआ कि वस्तु जितना बड़ा है उसका 2/5 गुना आपका प्रतिबिंब है। तो 2/5 गुनी जो आपका 2.5 है, बस गुना कर दीजिए, इसको आप पॉइंट हटाइए 10 रखिए। अब देखिए 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 2 आपका कट गया, जवाब आया है आपका 1, जो कि आप देख लीजिए आपका 1 आपका जवाब भी है। इस प्रकार से इस सवाल को आप दोबारा आप देखें पॉज करके और आप समझने का प्रयास करें, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है, यानी जलीय जीव उत्सर्जन में क्या करते हैं, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन या अमोनिया या यूरिया। तो ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल हुआ, तो इसका सही जवाब है अमोनिया। जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो अमोनिया है। अगला सवाल, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, अधिवृक्क, पीयूष, थायराइड या लार ग्रंथि, यानी ये बाह्य श्रावण करता है, तो कौन सा ग्रंथि है, तो ये तो डायरेक्ट आपका दिख रहा है लार ग्रंथि, आपको मुंह में आपका निकलता है, तो यह अंतःस्रावी तो नहीं है, ये शरीर के अंदर निकलने वाला नहीं है कि अंदर ही रह जाए। तो इस प्रकार जो हमारा है, अच्छा लार ग्रंथि में से निकलने वाला लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आज किए 26 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 26 क्वेश्चन का सेट, जो कि आने वाला एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।